Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and beneficent. This is week 11 and we shall be talking about key business valuation concepts. How to evaluate the business and how to determine the net worth of the business. So there are four types of values of a business. Number one is market value, number two is book value, number three is liquidation value of a business, and number four is salvage value of a business. So one by one we will address these values. Number one, the market value. According to the business dictionary, it is the highest estimated price that a buyer would pay and a seller would accept for an item in an open and competitive market. इस डिफिनीशन के मुताबिक ये बायर और सेलर के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट है, यानी सेल एग्रीमेंट है, जो ओपन मार्केट और कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो है हो जाए। सो ऐसा सेल जो कि ओपन और कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो जाए, जिस पर बायर एंड सेलर एग्री हो और हाईएस्ट एस्टिमेटेड प्राइस पे हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू कहते हैं। दैट इज अबाउट ए थिंग विच कैन बी सोल्ड एंड विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन मार्केट, ठीक है। ये कोई चीज़ जो आप बेचते हैं मार्केट में, ये उसकी मार्केट प्राइस हो गई, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। कंपनी की मार्केट वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे? ठीक है, दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स। कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो हम फाइनेंशियल मार्केट्स में मालूम करते हैं, वो आम मार्केट्स में आप मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। द मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए कंपनी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे स्टॉक मार्केट्स हो गए, ठीक है, दीज आर द फाइनेंशियल मार्केट्स वेयर द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ऑल दोज मार्केट्स वेयर द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। अच्छा, मार्केट में जो है हम किस तरह मार्केट वैल्यू मालूम करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में एक कंपनी की के कुछ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग शेयर्स। व्हाट इज मीन बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स? आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब ये होता है कि वो शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं और इन्वेस्टर्स ने ख़रीदे हैं, जिसकी बाइंग एंड सेलिंग मार्केट में होती है, जिसकी ट्रेडिंग मार्केट में होती है, उस शेयर्स को हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं। हर एक शेयर की अपनी एक प्राइस होती है, ठीक है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द मार्केट प्राइस पर शेयर विद द शेयर्स आउटस्टैंडिंग, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद द मार्केट प्राइस पर शेयर, दिस इज बेसिकली द मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, एक XYZ कंपनी है, ठीक है, एक XYZ कंपनी है जिसके 1 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स है और हर एक शेयर की प्राइस $50 है। तो हम 1 मिलियन को, जो कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, $50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे 50 मिलियन आ जाता है। तो टोटल जो वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई कंपनी की, दैट इज बेसिकली $50 मिलियन। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? $50 मिलियन जो है उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। अब आते हैं बुक वैल्यू की तरफ। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि हम अखज़ करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे साथ बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन जो बुक वैल्यू है वो हम बेसिकली बैलेंस शीट से लेते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़, ठीक है। जो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ में जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ बेसिकली बुक वैल्यू।
अगर टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो जो नेट एसेट्स है वही बेसिकली आपकी बुक वैल्यू है। या हम ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज योर बुक वैल्यू। इसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अगर फॉर एग्जांपल एक XYZ है, कंपनी है, उसके टोटल जो एसेट्स है वो 100 मिलियन है और उसकी टोटल लाइबिलिटी जो है वो 80 मिलियन है, तो कितना बचा? 20 मिलियन। 20 मिलियन इज बेसिकली दी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो है वो हिस्टोरिकल कास्ट की बुनियाद पे हम एस्टिमेट करते हैं। इसमें आमतौर पे जो चीज़ें शामिल होती है वो एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज़ होती हैं, और जब हम उन टोटल एसेट से लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो जो शेयर होल्डर इक्विटी आ जाती है उसको बेसिकली हम बुक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द 3 केसेस ऑफ बुक एंड मार्केट वैल्यू। बुक और मार्केट वैल्यू में जो है 3 किस्म के केसेस हो सकते हैं। एज वी नो कि मार्केट वैल्यू जो है वो बाय टाइम्स फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, टाइम के साथ साथ जो है वो फ्लक्चुएट होती है मार्केट वैल्यू, तो वो बुक वैल्यू से जो है कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। इसी तनाजुर में हमने 3 केसेस बनाए हैं। केस नंबर 1 इज दैट मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। केस नंबर 2 इज दैट मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। केस नंबर 3 इज दैट मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। अच्छा, एक कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती है, इसको हम किस तरह जो है मेजर करेंगे? कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सी ऐसी रेशो है जिसके ज़रिए हम मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन है, स्पेशली जो मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन है, आया वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है या कम है या इक्वल है, ये हम किस तरह मालूम करेंगे? दिस इज़ कॉल्ड प्राइस टू बुक रेशो। प्राइस टू बुक रेशो। तो प्राइस टू बुक रेशो एक ऐसी रेशो है जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि मार्केट वैल्यू कंपनी की ज़्यादा है या बुक वैल्यू कंपनी की ज़्यादा है, बशर्ते ये कि शेयर प्राइस इन द मार्केट की जो शेयर प्राइस है उस कंपनी की वो हमें मालूम हो और जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो हमें मालूम हो। तो मार्केट में जो शेयर प्राइस है कंपनी की वो तो हम इजीली मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू जो है पर शेयर, उसके लिए एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट प्राइस, तो जो मार्केट में जो प्राइस है वही हम यहाँ पे डाल देंगे, where the book value per share equals the shareholders equity divided by number of shares outstanding। बुक वैल्यू हम इस तरह मालूम करते हैं कि आपने जो बुक वैल्यू पर शेयर, इस तरह हम मालूम करते हैं कि आपने बुक वैल्यू लेनी है या शेयर होल्डर इक्विटी या बुक वैल्यू, जो नेटवर्थ हमने मालूम किया था ऊपर, ठीक है। तो आप वही बुक वैल्यू ले, एक कंपनी की बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इससे जो आएगा दैट इज बेसिकली बुक वैल्यू पर शेयर। एक शेयर की जो बुक वैल्यू है वो इजीली हम मालूम कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब इसके बाद जो पीबी रेशो जब हम मालूम कर लेते हैं, तो अगर पीबी रेशो इज इक्वल टू 1, इट मीन्स दैट द मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू आर इक्वल। इसका मतलब क्या होगा कि जो मार्केट, ये जो थर्ड केस है इसमें, ठीक है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, तो इस केस में जो है पीबी रेशो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। if PB ratio is greater than 1, it means that market value is greater than book value। अगर PB रेशो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में जो वैल्यू है इस कंपनी की, वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू है पर शेयर उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है, या उससे ज़्यादा है। If PB ratio is less than 1, it means that market value is less than book value। अगर PB रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, ठीक है, या शेयर प्राइस टू बुक रेशो जो है वो लेस देन 1 हो, तो इसका साफ मतलब ये है कि बुक वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। अच्छा, जो फर्स्ट जो केस है दैट इज़ मार्केट वैल्यू इज़ लेस देन
बुक वैल्यू, आर बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। ये बहुत कम ही ऐसा होता है कि बुक वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, बहुत कम ही ऐसा होता है, ठीक है। ज़्यादातर केस ये होता है कि मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? द फाइनेंशियल मार्केट वैल्यूज द कंपनी फॉर लेस देन इट्स स्टेटेड वैल्यू आर नेटवर्थ। मतलब मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है वो उसकी वो कीमत अदा नहीं करते शेयर्स की जितनी उसकी जो है स्टेटेड वैल्यू है या जो बुक वैल्यू है। मतलब वो सोचते हैं कि इससे भी इसकी कीमत कम होनी चाहिए। When this is the case, it's usually because the market has lost confidence in the ability of the company assets to generate future profit and cash flow। ये इसी वजह से होता है कि जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो उस कंपनी पे नहीं होता, कंपनी के एसेट्स पे उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता। आया ये कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी, ये कैश फ्लो जनरेट करेगी या नहीं करेगी, इसी जो है वजह से, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से द इन्वेस्टर्स वैल्यूज द company shares less as compared to the book value. In this case, the company will be having PB ratio less than 1। और यही वो केस है जहाँ पे जो रेशो है PB रेशो वो लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट, द मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। आमतौर पे जो सिनारियो होता है, जो केस होता है, वो यही है कि मार्केट वैल्यू आमतौर पे बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फेस वैल्यू है शेयर्स की या जो स्टेटेड वैल्यू है शेयर्स की, हम पार वैल्यू भी उसे कहते हैं। तो जो पार वैल्यू है शेयर्स की आमतौर पे वो बहुत मिनिमम हम रखते हैं। कंपनियां बहुत मिनिमम पार वैल्यू रखती है जब वो शेयर्स को इशू करती है। सो दैट इज़ वाई मार्केट में जब वो इशू हो जाता है शेयर, तो लोग जो है वो जो चूँकि पार वैल्यू बहुत मिनिमम होती है तो लोग ज़्यादा पे आमतौर पे ख़रीदते हैं, तो मार्केट वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ वाई कि ये उमूमन केस जो है मार्केट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन बुक वैल्यू, ठीक है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और लोग जो है धड़ाधड़ उस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है। All consistently profitable companies will have market values greater than book values. For example, कोका-कोला कंपनी की जो PB रेशो है that is 4 or 5। 4-5 का मतलब ये है कि that is 4 times or 5 times greater than the book value। उसकी मार्केट वैल्यू 4 to 5 times greater है। फॉर एग्जाम्पल उसकी जो बुक वैल्यू है वो 1 लाख है, तो 4 times greater मतलब उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख है, ठीक है। तो इतना फ़र्क है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मार्केट वैल्यू इक्वल्स बुक वैल्यू। ये बहुत कम होता है कि मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू बुक वैल्यू हो जाती है। कम इसलिए होता है कि एक दिन फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू इज़ फ्लक्चुएटिंग ईच एंड एवरी डे। एक दिन हो सकता है कि ये बुक वैल्यू के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल एक शेयर की बुक वैल्यू जो है वो $2 है और उसकी मार्केट वैल्यू भी $2 है, तो ये हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट डे पे में भी के जो मार्केट वैल्यू है वो $2 से ज़्यादा हो जाए, 2.5 हो जाए या 1.5 हो जाए, मतलब $2 से कम हो जाए, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो डेली फ्लक्चुएट होती है लेकिन बुक वैल्यू तो वही रहती है। बुक वैल्यू इज सेम, ठीक है, तकरीबन फॉरएवर जो है बुक वैल्यू तो वही रहती है, बुक वैल्यू तो चेंज नहीं होती, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करती है। इस केस में जो है पीबी रेशो जो है वो इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट इज द लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू वो वैल्यू होती है जो जब हम एसेट्स को बेच देते हैं, बिजनेस के सारे एसेट्स को बेच देते हैं और सोल्ड आउट करते हैं और कम कीमत पर बेचते हैं, उमूमन लॉस पे बेचते हैं, न कि हम प्रॉफिट के लिए बेचते हैं। ये तभी मुमकिन है उस सिचुएशन में जब कंपनी जो है बंद हो रही है या कंपनी जो है अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही और कोर्ट जो है ऑर्डर देती है कि इसके जो एसेट्स है इनको लिक्विडेट करें। जब कंपनी इस काबिल ना हो और बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, जब कंपनी इस काबिल ना हो कि वो अपने क्रेडिटर्स को जो है पैसे वापस दे, तो तभी जो है लिक्विडेशन वैल्यू हम मालूम करते हैं।
ठीक है। तो लिक्विडेशन वैल्यू आमतौर पे हिस्टोरिकल कास्ट से कम होते हैं, हम लॉस करते हैं इसमें। ऑल फिजिकल एसेट्स जो है वो हम बेच देते हैं, जैसे फिक्सचर्स हो गए, जैसे ऑल फिजिकल एसेट्स जो है वो हम लिक्विडेशन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी वो बेच देते हैं। फिजिकल एसेट्स में इन्वेंट्री, इक्विपमेंट्स, रियल इस्टेट जैसे लैंड, बिल्डिंग होगा, ये सारा कुछ जो है फिजिकल एसेट्स में आता है और इसको हम बेच देते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कंपनी की जो है गुडविल हो गई, उसको हम नहीं बेचते लिक्विडेशन में और नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। लिक्विडेशन वैल्यू इज द लाइकली प्राइस ऑफ एन एसेट व्हेन इट इज अलाउड इनसफिशिएंट टाइम to sell on the open market, thereby introducing its exposure to potential buyers. लिक्विडेशन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन हमारे साथ इतना टाइम नहीं होता कि हम कोई पोटेंशियल बायर जो है या जो सही ख़रीदार है उस चीज़ का, उसको ढूंढ के फिर उस पर बेचते, बल्कि आपने जल्दी से उसको बेचना है। आमतौर पे एक असाइनी होता है, एक बंदा होता है, ऑफिशियल पर्सन होता है जिसको लिक्विडेशन का जो काम है वो असाइन हो जाता है और फिर वही बेचता है, ठीक है। जो बंदा जो है बैंक करप्ट हो जाता है, जो कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है, तो उसके ओनर से जो है वो लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है और लिक्विडेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हटा दी जाती है और एक ऑफिशियल असाइनी को दे दी जाती है। लिक्विडेशन वैल्यू इज टिपिकली लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब ये है, ये फेयर मार्केट वैल्यू मीन्स वो वैल्यू जो कि एक्चुअल वैल्यू है, जो कि रियल वैल्यू है। लिक्विडेशन वैल्यू आमतौर पे कम होती है एक प्रोडक्ट की या कंपनी की रियल वैल्यू से, रियल वर्थ से। वो इसी वजह से कम होती है क्योंकि आप जो है जल्दी में होते हैं कि इसकी सेल हो जाए और मैं क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करूं, कुछ ना कुछ जो है क्रेडिटर्स को मिल जाए, बाकी जो है वो ओनर्स के लिए बच जाए। अनलाइक कैश or securities, certain illiquid assets like real estate often require a period of several months in order to obtain their fair market value। ये Y का जो आंसर है इस पैराग्राफ में दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि चूंकि रियल इस्टेट जो है वो ज़्यादा टाइम उसके लिए दरकार होता है। जो फॉर एग्जांपल आप ज़मीन बेच रहे हैं, बिज़नेस सारा का सारा बिज़नेस बेच रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि आपको जो है चंद दिनों में अच्छा ख़रीदार मिल जाए जो आपको भी सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, और जो क्रेडिटर्स को भी सेटिस्फाई करे। तो ये तो लाजमी नहीं है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन तो इतना टाइम नहीं होता क्योंकि आप बैंकरप्सी हो जाती है तो आपने जल्दी से जो कोर्ट आर्डर्स है उसको मानना है और उसके मुताबिक सेल करना है। आमतौर पे जो इलिक्विड एसेट्स है उसमें इस तरह होता है, जो सिक्योरिटीज़ है या जो लिक्विड एसेट्स है वो तो तकरीबन उसकी सेलिंग तो हो जाती है, वो तो मसला नहीं है। लेकिन जो इलिक्विड एसेट्स है उसकी उसको सेल करने के लिए जो मंथ्स लगने चाहिए वो आप जल्दी सेल करें तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ जो है कंप्रोमाइज़ आप करेंगे, जिसकी वजह से लिक्विडेशन वैल्यू इज टिपिकली लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा जी, साल्वेज वैल्यू और रेजिजुअल वैल्यू। द साल्वेज वैल्यू इज द वैल्यू गिवन टू एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। अगर कोई एसेट जो है उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म हो जाए, ठीक है, और आप फिर उसको बेचना चाहें, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, तो यूजफुल लाइफ ख़त्म हो गई, वो बेकार है, उसे आप फेंकना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो वो वैल्यू जो स्क्रैप माल की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं साल्वेज वैल्यू और रेजिजुअल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसको मालूम करने के लिए एक फार्मूला भी दिया गया है जिसमें डिप्रिसिएशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक तो ये है कि आपको डिप्रिसिएशन जो है मालूम होनी चाहिए, यूजफुल लाइफ मालूम होनी चाहिए, और एक्चुअल जो कीमत है उस एसेट की वो मालूम होनी चाहिए। What's the salvage value of Bridget's high-end car if it's 5 years old?
ठीक है। अगर 5 years old she bought it for 27,500 and it depreciates 20% एनुअली। अगर 20% एनुअली डिप्रिशिएट हो रहा है, 5 साल उसकी लाइफ टाइम है, यूजफुल लाइफ है, और 27,500 जो है वो डॉलर्स उसकी जो है एक्चुअल प्राइस है, तो हम किस तरह मालूम करेंगे? साल्वेज वैल्यू फार्मूला ये है कि इस मीन साल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू पी, पी मीन्स ओरिजिनल प्राइस जिस पे आपने वो एसेट खरीदा है, इनटू 1 माइनस आई होल वाई। सो आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है डिप्रिसिएशन रेट और वाई का मतलब है यूजफुल लाइफ। तो आपके साथ सारे हैं, इसमें डाल दे, ठीक है। सो 27,500 और 1 माइनस 0.20। अच्छा, यहाँ पे आपने डेसिमल में देना है, जो डिप्रिसिएशन रेट है वो डेसिमल में देना है, होल 5। तो इस जो है दैट इज इक्वल टू 9,011.75। अगर हम इसे राउंड करें तो सालिज वैल्यू 9,012। तो मतलब ये है कि जब ये कार इस काबिल ना हो, जब कार जो है वो घूमने फिरने के काबिल ना हो, वो चलने के काबिल ना हो, तो तब इसकी वैल्यू 9,012 होगी, जो कि स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। जिस तरह हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, फ्रिज फॉर एग्ज़ाम्पल ख़रीदते हैं, फ्रिज की 5 साल जो है वो यूज़फुल लाइफ होती है, तो 5 साल बाद वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और इतनी ख़राब हो जाती है कि मतलब वो जो है बर्फ़ न बनाए आपके लिए, पानी को ठंडा ना करे, तो आप फिर उसे स्क्रैप में बेच सकते हैं, या हम सिंपल जो कहते हैं कि आप कबाड़ में बेच सकते हैं। तो वो वैल्यू बेसिकली इज़ योर द साल्वेज वैल्यू, ठीक है। थैंक यू।